जय माता दी ऑल एंड अ वेरी हैप्पी धनतेरस। बस सर प्राइज मनी बता दो किसको मिलने वाली है आज। चलिए, वेलकम टू द कंपनी लॉ राउंड टू। 5 इजी क्वेश्चंस एंड विल हैव 5 विनर्स। सर राउंड वन में 5 क्वेश्चंस पूछे थे, उसके विनर्स बता दो। बताता हूँ यार, आंसर भी बताऊंगा, विनर्स भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। पहले राउंड टू के 5 क्वेश्चंस फटाफट पूछ लूं और फिर हैप्पी दिवाली वाले दिन दिवाली धमाका। चलो पहले फटाफट 5 क्वेश्चंस पहले, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो क्रेडिट रेटिंग फॉर द डिपॉजिट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से डिपॉजिट्स के लिए या नहीं। और हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देना है, लंबा चौड़ा कुछ आंसर नहीं देना है आपको। और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी। 5 क्वेश्चंस, 5 टाइम्स पार्ट ए पार्ट बी। तो बस येस और नो में आंसर देना है। क्रेडिट रेटिंग फॉर द डिपॉजिट्स, और तरीका आपको मैंने बताया था राउंड वन में, आपको मैंने तरीका बताया था कि आपको आंसर किस तरीके से इस कमेंट्स में देना है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 1, वेदर इट इज कंपलसरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज विच हैव फाइल्ड AOC4। और ये क्वेश्चन जून 2023 एग्जाम में आया था। जून 2023 एग्जाम, क्वेश्चन पेपर खोलकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड MCQs। हाँ, बाल की खाल और फिर खाल की भी खाल। वेदर इट इज कंपलसरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने अपना फॉर्म AOC4 MGD7 बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न ठीक से फाइल किया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Whether it is compulsory for those private companies which are inviting and accepting deposit from own members, public से तो ले नहीं सकते हैं, own members ही ले सकते हैं, to obtain the credit rating at the time of acceptance of deposit. Point A, at the time of acceptance of deposit and mention that credit rating symbol in the form DPD1। क्या अपने मेंबर से डिपॉजिट लेते समय क्या क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जब अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्या उसको फॉर्म DPD1 में सर्कुलर में मेंशन करना है अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। और नंबर 2, क्या इस प्राइवेट कंपनी को हर साल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, जब तक वो मेंबर्स को डिपॉजिट रीपे नहीं कर देते तब तक, क्या हर साल एनुअली एवरी ईयर क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा और हर साल फॉर्म DPD3 में फाइल करना पड़ेगा टू द ROC की हमारा रेटिंग सिंबल सो है। क्या इस प्राइवेट कंपनी को 2 बार रेटिंग सिंबल लेना है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एवरी ईयर टिल द रीपेमेंट इज डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा ट्विस्ट। और क्या ट्विस्ट है, एक वर्ड सिर्फ ऐड हुआ है, सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है। ये वो प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना फॉर्म AOC4 MGD7 ठीक से फाइल नहीं किया है। एंड ये प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट इनवाइट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम द ओन मेंबर्स टू ऑब्टेन द, क्या इसको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, आगे तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा और DPD1 सर्कुलर में देना पड़ेगा जो मेंबर्स को दिया जाता है, ROC को दिया जाता है अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। और क्या हर साल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, जब तक डिपॉजिट रीपे नहीं हो जाता, लेट अस से प्रिज्यूम 36 मंथ्स इज द टेन्योर, क्या हर साल 3 साल तक हर साल रेटिंग सिंबल लेकर फॉर्म DPD3 में डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी, मतलब समझ में आ रही है ना बात आपको, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पार्ट बी में भी आपको आंसर देना है येस और नो में, और पार्ट बी में भी आंसर देना है येस और नो में। मतलब हर येस और नो में आंसर देना है, आप एक्सप्लेन मत करो चाहे चलेगा मेरे को। देन आई विल से क्वेश्चन नंबर 2, वंस अगेन आई विल से दैट इज येस और नो, एंड देन हेयर आल्सो येस और नो में आंसर देना, बस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए पार्ट बी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, रिमेंबर दैट। सो और वो कंडीशंस फुलफिल कर रही है, SR पास कर रही है, MGD14 वगैरह फाइल कर रही है ROC के पास, देन न्यूज़पेपर नोटिस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। क्या इसको, वेल क्वेश्चन नंबर 3, क्या इस कंपनी को क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, वेदर दिस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक द क्रेडिट रेटिंग सिंबल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड क्या फॉर्म DPD1 में डालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में, या जो ROC के पास फाइल होता है उसमें डालना पड़ेगा सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। और क्या हर साल एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, जब तक रीपे नहीं हो जाता टू द पब्लिक, सारा अमाउंट रीपे नहीं हो जाता, क्या हर साल रेटिंग सिंबल लेकर, क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेकर फॉर्म DPD3 में डालना पड़ेगा इन द रूल 3 सब रूल 8 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, इफ यू हैव रेड दैट। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने डिपॉजिट का चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4,
एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, याद रखना, जून 23 एग्जाम में उतना बाल की खाल नहीं निकाली जितनी बाल की खाल और फिर खाल की खाल मैं निकालता हूँ ना, वो झमाझम मजा ही आ जाता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, ओन मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी ओन मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, और नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, और क्या क्रेडिट रेटिंग सिंबल लेना पड़ेगा इस एलिजिबल पब्लिक कंपनी को एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एंड मेंशन इन द फॉर्म DPD1 in section 73 2A, yes or no. Question number 4 part A, yes or no. And once again the same question coming up in the part B, whether this public company which is taking from own members, will they have to take the form this credit rating symbol and mention that in the form DPD3 every year, क्या हर साल mention करना पड़ेगा। And question number 5, रुक जाओ, most important in the end, non eligible public company, non eligible, net worth below 100 crore, turnover below 500 crore, दोनों less than, let us presume turnover 70 crore, turnover net worth 70 crore and turnover is 400 crore, so both of them are below the limits, and it's non eligible public company inviting and accepting the deposits from own members to, whether this company is compulsorily required to take the credit rating at the time of acceptance of deposit in section 73 subsection 2 clause A in form DPD1, क्या वो mention करना पड़ेगा while forwarding form DPD1 to own members circular and while filing to the ROC, yes or no। एंड लास्ट वन ओवर हेयर, क्या हर साल सिंबल लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, जब तक रीपे नहीं हो जाते हैं सारे के सारे ड्यूरिंग 36 मंथ्स, और क्या फॉर्म DPD3 में बार बार डालना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर यू पीपल टू आंसर 5 क्वेश्चंस एंड एवरी टाइम यू हैव टू आंसर इन yes or no, yes or no। क्वेश्चन 1 पार्ट ए पार्ट बी, क्वेश्चन 2 पार्ट ए पार्ट बी, 3 4 5 पार्ट ए पार्ट बी, और हर किसी के साथ yes और no में आंसर देना है। इफ यू गेट 10 करेक्ट, yes और no, 10 करेक्ट, अब 10 बार आपको yes और no में आंसर देना है। इफ यू गेट 10 करेक्ट, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। सर ये तो बता दो आंसर कहां से मिलेगा। नाउ आई एम गिविंग द हिंट, आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। पब्लिक डिपॉजिट का चैप्टर, डिपॉजिट्स का टॉपिक पढ़ा है ना हमने, डिपॉजिट्स का चैप्टर पढ़ा था, उसमें सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, सबसेक्शन 2 ओपनिंग पैरा ध्यान से पढ़ना, और क्लॉज ए ध्यान से पढ़ना। देन फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 76, first proviso of section 76, then rule 3 sub rule 8 of acceptance of deposit rules वो पढ़ना, then MCA notification for exempting the private companies which have filed AOC 4 and MGD 7 वो ध्यान से पढ़ना। तो ये 4 चीज़ें पढ़ लेना, फिर बैठकर आंसर देना। रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस क्वेश्चन पेपर में आया था जून 2023 में। इतना सिंपल नहीं होगा कि आपने बस रट्टा मारा और चले गए एग्जाम में और लिखा है कुछ भी जाकर, और कुछ भी रट्टा मार कर गए, कुछ भी लिख कर आ गए और कुछ भी हो गया। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। सो वेल आई विल से ये 4 चीज़ें पढ़ो और मुझे 10 बार येस और नो का आंसर दो, तो मुझे लगेगा कि आपको वाकई ये चारों चीज़ों का लीगल प्रोविजन समझ में आया है। इससे ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा। एंड नाउ वी गो टू दैट राउंड नंबर 1 जो मैंने आपसे पहले पूछा था, 5 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे, एंड द विनर्स आर। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको, उस राउंड 1 में जब मैंने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे, उन 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जून 2023 एग्जाम से आए थे। तो मैंने तो आपसे आपकी शुरुआत ही कहाँ से करवाई, वो लेवल रखा जो जून 2023 में था। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ICSI जून 2023 एग्जाम से ही दिया था आपको कि आपको आता है आंसर या नहीं आता है। अभी हालांकि मिक्सअप आया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 90% आंसर्स आर कमिंग करेक्ट। लेकिन व्हाट्सएप पे आंसर मत दो यार, व्हाट्सएप पे दिए जा रहे हो आप आंसर, व्हाट्सएप पे आंसर आते जा रहे हैं, मैं व्हाट्सएप का क्या करूं। मैंने आपको बोला था यूट्यूब पे जो वीडियो है उसी के नीचे कमेंट्स में दो, आप व्हाट्सएप पे आंसर देते हो। डोंट गिव द आंसर ऑन द माई व्हाट्सएप नंबर, गिव द आंसर्स इन YouTube video only। well don't worry about this। और आप सबके आंसर्स वो पब्लिक डिस्प्ले में आएंगे, आपके A to Z सबके आंसर्स आएंगे पब्लिक डिस्प्ले में, अभी भी आए। चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम गोइंग बैक, हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे, रिलेटेड पार्टी, और पहले आंसर्स और फिर विनर का नाम। और मुझे लगता है आंसर्स जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर्स जानना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपने आंसर गलत दिया हो,
बहुत लोगों ने बहुत सारे आंसर गलत भी दिए हैं, और हो सकता है आपको सही आंसर सीखने के लिए मिले, और जो सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आएगा, आगे ट्रेनिंग में काम आएगा, आगे प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा कि सही आंसर क्या था। तो बात हो रही थी रिलेटेड पार्टी को लेकर, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दैट कि सेक्शन 2 क्लॉज 76 में सब क्लॉज 2 में KMP, की मैनेजरल पर्सन इंक्लूडिंग CFO इज रिलेटेड पार्टी, एंड हिज रिलेटिव, हिज वाइफ इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। फिर पॉइंट नंबर 4 पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था, प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज मेंबर, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा था कि सबने सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी तो पढ़ी रखा होगा, एग्जाम आ रहे हैं दिसंबर में तो पढ़ाई तो करी रखी होगी। तो प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज मेंबर और डायरेक्टर, वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी मानी जाती है, जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या फिर उसका रिलेटिव उस प्राइवेट कंपनी का मेंबर है या डायरेक्टर है। और KMP की डेफिनेशन में हमने देखा था वो CFO तो बीच में आता है, एनी पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज CFO एंड दैट CFO इज KMP इन रिलेशन टू द कंपनी। CFO को तो हमेशा KMP माना ही जाता है। और मैंने सवाल आपसे ये नहीं पूछा था कि मिस्टर बीटा हु इज CFO ऑफ अल्फा ये KMP है या नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था। मैंने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी वाइफ मिसेस रीटा वाइफ ऑफ बीटा, वेदर शी इज रिलेटेड पार्टी ऑफ अल्फा, मैंने ये भी नहीं पूछा था आपसे। मैंने तो आपसे ये पूछा था ये जो गामा प्राइवेट लिमिटेड है इन विच मिस रीटा होल्ड्स शेयर्स एंड रीटा मैनेजेस गामा प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये गामा प्राइवेट लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है अल्फा की, ये पूछा था मैंने आपसे। दिस इज द क्वेश्चन विच आई आज की ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ, तो यही क्वेश्चन था, वेदर गामा प्राइवेट लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी ऑफ अल्फा। मैंने बीटा के बारे में नहीं पूछा था, और मैंने रीटा के बारे में भी नहीं पूछा था कि वेदर बीटा और रीटा वेदर दे आर रिलेटेड पार्टी ऑफ अल्फा लिमिटेड। वो थोड़ा ना पूछा था आपसे, वो तो CFO और उसकी वाइफ तो है ही, KMP और उसकी वाइफ तो है ही। कुछ लोगों ने तो आंसर में गलती से उनके बारे में बता रहे हैं कि बीटा इज रिलेटेड पार्टी, रीटा इज रिलेटिव पार्टी, मतलब रिलेटेड पार्टी आंसर्स में जो मेरे पास आ रहा है। ये नहीं पूछा मैंने आपसे पूछा गामा प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज इट रिलेटेड पार्टी और नॉट। इसमें भी मिक्स आंसर आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं येस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया येस, कुछ लोगों ने आंसर दिया नो। येस बताने वाले बहुत क्लियर आंसर नहीं दे पाए क्योंकि आंसर ही गलत है। आंसर इज नो। और नो क्यों, गामा प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं है रिलेटेड पार्टी? हाँ जी, क्योंकि वो बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 में वो वाली प्राइवेट कंपनी लेते हैं। कुछ लोगों ने आंसर के साथ सही रीजन भी बताया कि कुछ वो वाली प्राइवेट कंपनी लेते हैं जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का द मैनेजर या फिर उसका रिलेटिव उस अदर कंपनी का मेंबर हो या फिर उस अदर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हो तो माना जाता है। और यहाँ तो डायरेक्टर, हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर या उसका रिलेटिव नहीं है वहां पर मेंबर उस अदर कंपनी में, ना तो डायरेक्टर ना तो मैनेजर, CFO है बल्कि। हमारी कंपनी के CFO का रिलेटिव अदर कंपनी का मेंबर है, अदर कंपनी का शेयर होल्डर है। अगर बीटा CFO नहीं होता, अगर बीटा डायरेक्टर होता तो बात कुछ और होती, फिर आंसर यस हो जाता कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, उसका रिलेटिव अदर प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी है, तो आंसर होता यस रिलेटेड पार्टी अगर ये डायरेक्टर होता। और फिर इसको हम कवर करते सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4 में अगर डायरेक्टर होता, लेकिन डायरेक्टर तो है नहीं। तो अगर डायरेक्टर नहीं है तो फिर वो ना डायरेक्टर है ना मैनेजर है, मतलब यहाँ पर ये डायरेक्टर या मैनेजर होना चाहिए था, या तो डायरेक्टर होता या तो मैनेजर होता, और फिर हम कहते हैं उसका रिलेटिव है वहां पर। बट नाउ द पॉइंट रिमेन्स कि भाई फाइनल आंसर क्या हुआ? फिर फाइनल आंसर इज मेरे हिसाब से और आप लोगों ने भी, कई लोगों ने आंसर दिया नो, नॉट रिलेटेड पार्टी। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में? वही आई से गामा की जगह फिटनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड था और अल्फा की जगह शॉर्ट वॉकर्स था। वही बीच में उन्होंने बोला था CFO है, उसकी वाइफ है और वाइफ का नाम अनीता है। बीटा की जगह सुनील और आल से रीटा की जगह अनीता। बाकी तो सब कुछ वहीं से लिया हुआ है और बात आपस में इनमें झगड़ा चल रहा है। अब सुनो ज़रा इंटरेस्टिंग बात, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट C 5 मार्क्स, 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपनी का ऑडिटर कह रहा है रिलेटेड पार्टी है और रिलेटेड पार्टी वाले सारे अप्रूवल होने चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ था इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन आई से दैट इज
जो बीच में इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, आई जस्ट चेक आउट दैट वन। तो ऑडिटर अपनी तरफ से रिमार्क्स दे रहा है कि ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया गया, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिमार्क कर रहे हैं कि आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुआ है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चल रहा है। मैं कहूँगा ये नीचे जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी आंसर के लिए। अब ये केस स्टडी आया ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, आंसर बड़ा सीधा ये था कि फिटनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ये रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 76 में भी नहीं है। और दौदा कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, तो हम वो भी रेफर कर लेते हैं, सेबी एलओडीआर में भी, रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज जेड में भी उसके हिसाब से भी फिटनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या हमारे एग्जाम्पल में गामा प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी एट ऑल। तो जब सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहां पर आर्गुमेंट क्या देना चाहिए कि सामने वाली पार्टी जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हमारी रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, और वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आते ही नहीं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहां से हुई? सेक्शन 188 की ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं हुई है, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है ना कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी हो, तो उसके साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। जब सामने रिलेटेड पार्टी नहीं है तो उससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसी होगी? आम की गुठली बोएंगे तो सेब का पेड़ कहाँ से निकलेगा? तो मतलब आम की गुठली है तो उससे आप कह रहे हो सेब का पेड़ उग गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। सो सीधा सीधा आंसर यह देना चाहिए था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जी हमने आम की गुठली बोई है, सेब का पेड़ कहाँ से लग जाएगा? ये मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं है सामने वाली। तो जब सामने वाली रिलेटेड पार्टी है ही नहीं तो सेक्शन 188 कहीं से अप्लाई नहीं होता। 188 तो तब अप्लाई होता है जब रिलेटेड पार्टी हो। अब मैं हैरान ये था कि आईसीएसआई ने आंसर दिया है सेक्शन 188 के अंदर, पूरा का पूरा 188 बता दिया है। उसके बाद कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आर्ग्यूमेंट है आर्म्स लेंथ बेसिस, और अदर 188 में एक्सेप्शन है, आर्म्स लेंथ बेसिस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दोनों हो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर रेगुलेशन 23 ऑफ सेबी एलओडीआर भी बता दिया, उसमें कुछ लिमिट्स हैं, वो जंप हो तो फिर ऑडिट कमेटी अप्रूवल्स वगैरह भी चाहिए होते हैं, वो सब कुछ दिया। मेरे हिसाब से ये सारा इररिलेवेंट आंसर था जो गाइडलाइन आंसर्स में दिया आईसीएसआई ने। और मेरे हिसाब से सही आंसर क्या था, करेक्ट आंसर कंक्लूजन देना था, सिंस द ट्रांजैक्शन इज डन विद अ प्राइवेट कंपनी which is not a related party under section 2 clause 76 sub clause 4 or regulation 2 sub regulation 1 clause zb of SEBI LODR, therefore section 188 and regulation 23 of LODR are not applicable at all। ना तो कंपनी सेक्ट कंप्लाई करना है ना तो SEBI LODR कंप्लाई करना है, क्योंकि सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, और जब सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी है ही नहीं तो फिर कंप्लाई क्या करना है? बात समझ में आई मेरी? गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे बढ़ते हैं, गोइंग ऑन फर्दर। आईसीएसआई ने अब अपने मॉड्यूल में तो ये लिखा जी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है अगर आप वो 10% लिमिट रेगुलेशन 23 में आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर में, सॉरी नॉट मॉड्यूल, गाइडलाइन आंसर में आंसर दिया 10% की लिमिट जंप कर रहे हैं ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर, तो फिर अप्रूवल चाहिए होगा ऑडिट कमेटी का। फिर आईसीएसआई ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि सेक्शन 2 क्लॉज 76 के हिसाब से केएमपी और उसके जो रिलेटिव होते हैं वो रिलेटेड पार्टी होते हैं, लेकिन हम बात ना केएमपी की कर रहे हैं, ना सीएफओ की, ना उसके रिलेटिव की, ना उसकी वाइफ की, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये आंसर भी गलत है कि भाई केएमपी और रिलेटिव की बात ही नहीं होनी चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 76 के हिसाब से। और फिर वो वाइफ और डॉटर रिलेटिव है वो तो हमको पता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये कंटेंशन कि ना तो वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट सप्लायर फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड हैज नीदर अ डायरेक्टर नॉर हिज रिलेटिव ऑफ द स्टॉक वॉकर एज डायरेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ये कह रहे हैं, वैसे तो ऊपर कहीं कहा नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो क्या बोला था यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो अपनी रिपोर्ट में बोला था कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये आर्म्स लेंथ बेसिस पे है, और ये जो सुनील है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो ये कहा ही नहीं कि प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं है, उनको बोलना चाहिए था प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो तो कह रहे हैं सुनील रिलेटेड पार्टी नहीं है। अबे सुनील तो रिलेटेड पार्टी है, वो तो सीएफओ है, वो तो है ही, आप ये कैसे बोल सकते हो कि नहीं है? क्वेश्चन में कुछ और, मतलब क्वेश्चन में चीन, आंसर में जापान, ये समझ में नहीं आ रहा। सो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं सुनील रिलेटेड पार्टी नहीं, जबकि सुनील है। आंसर में बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बोला कि स्टार ये जो फिटनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा कहीं बोला भी नहीं है। सो क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन आंसर में कह रहे हैं जी उन्होंने बोला, और फिर ऊपर से कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गलत बोला। आंसर में आईसीएसआई अपने आंसर में लिख रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
अरे भाई एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक लाइन में दो गलतियां हैं। पहली बात तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला नहीं, ये आंसर में लिख रहे हैं वो बोला, और फिर कह रहे हैं गलत बोला, जबकि एक्चुअली अगर ये बोला होता तो सही बोला होता, और जो एक्चुअली बोला था सुनील रिलेटेड पार्टी नहीं है वो गलत बोला था उन्होंने। मतलब कुछ समझ में आ रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स तो मतलब सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वल्ला ही वल्ला, वल्ला ही वल्ला। और नीचे कह रहे हैं इन द इंस्टेंस केस सिंस द ट्रांजेक्शन वाज बिटवीन द टू रिलेटेड पार्टीज द ड्यू प्रोसेस हैव बीन फॉलोड इंक्लूडिंग द अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी। कह रहे हैं जी क्योंकि ट्रांजेक्शन दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में है, ये आईसीएसआई का गाइडलाइन आंसर कह रहा है कि ट्रांजेक्शन दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में है एंड अप्रूवल ऑफ द कंपनी इज इन द जनरल मीटिंग बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए क्योंकि लिमिट्स के ऊपर है, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है। और ये कह रहे हैं ऑडिटर की कंटेंशन जो है वो करेक्ट है, ऑडिटर करेक्ट है। अरे भाई ऑडिटर करेक्ट नहीं है, आंसर इज ऑडिटर इज इनकरेक्ट, ऑडिटर इज इनकरेक्ट। सीधा सीधा बोलो कि सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, और वो सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4 में फॉल कर ही नहीं रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट सुनील के साथ नहीं हो रहा है, प्राइवेट कंपनी के साथ हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट उसकी वाइफ के साथ नहीं हो रहा है, प्राइवेट कंपनी के साथ हो रहा है। और वो प्राइवेट कंपनी एक्चुअली सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4 में फॉल करती नहीं है। जिन्होंने आंसर सही दिया इस वीडियो के नीचे उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने आंसर गलत दिया आई एम होपिंग कि उनको भी समझ में आ गया होगा, जिन्होंने आंसर नहीं दिया आई एम होपिंग कि उनको भी समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है। सो वेल आई से अब आईसीएसआई ने अपने गाइडलाइन आंसर्स में 3 जगह गलत कंक्लूजन दिया हुआ है, 3 जगह गलत कंक्लूजन दिया हुआ है, और ये तो पूरा इररिलेवेंट है। आईसीएसआई को तो अपने आंसर में देना क्या चाहिए था, सेक्शन 2 क्लॉज 76 देना चाहिए था, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 2 क्लॉज 76, और ये बताना चाहिए था कि सामने वाली पार्टी, और साथ में सेक्शन रेगुलेशन 21ZB ऑफ एलओडीआर देना चाहिए था, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी फॉर द लिस्टेड कंपनीज एंड एलओडीआर। और ये बताना चाहिए था कि ना तो कंपनीज एक्ट और ना तो एलओडीआर, दोनों में से कहीं पर भी वो जो फिटनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कहीं पर भी रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये बताना चाहिए था आंसर में। और इसलिए ऑडिटर का सारा कंटेंशन गलत है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये जो डिफेंस मांगा कि सुनील रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये नहीं मांगना उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोलना चाहिए कि वो जो प्राइवेट कंपनी है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि सुनील इज नॉट रिलेटेड पार्टी, अब आंसर में होना चाहिए कि आई होप गेटिंग दैट फिटनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिलेटेड पार्टी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर चेकर होता और ये स्टूडेंट ने ये पेपर लिखा होता, आंसर शीट लिखी होती, वैसे तो कहते हैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लिखते हैं, मैं तो दूंगा इसको 0/5। आई विल गिव 0/5 टू दिस आंसर इन द आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स। अब लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि जिस बच्चे ने सही आंसर दिया होगा एक्चुअली जून 2023 एग्जाम में, उसके साथ क्या हुआ होगा। चलो मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर किसी ने वाकई सही आंसर दिया होगा कि सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4 के हिसाब से ये रिलेटेड पार्टी नहीं है और ये आंसर इनकरेक्ट है, मतलब या तो सच है या तो झूठ है। मतलब यार कुछ चीज़ें ना या तो दिन है या तो रात है, और यहाँ पर तो वो फंडा ही नहीं है ना कि इसका कोई ऑल्टरनेट आंसर है। ऑल्टरनेट आंसर क्या है, सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी है या रिलेटेड पार्टी नहीं है। येस और नो के अलावा तीसरा आंसर तो कोई बनता ही नहीं है। और अगर यहाँ पर आंसर में ये लिखा है कि रिलेटेड पार्टी है और साथ में ये लिखा है कि भाई रिलेटेड पार्टी है और दोनों पार्टीज रिलेटेड पार्टीज हैं, इट इज़ बिटवीन द टू रिलेटेड पार्टीज, तो आंसर स्ट्रेट अवे गलत लिखा है ना आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स के अंदर। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप अपने कॉन्सेप्ट सही रखो यार। ट्रेनिंग में आपको आपका बॉस पूछेगा तो सही आंसर बताओगे ना, सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4। सीएफओ पूछेगा दैट मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी एक बार बताओ मेरी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिलेटेड पार्टी हुआ या नहीं हुआ। तो एज कंपनी सेक्रेटरी आप क्या बताओगे, वंस यू आर अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, वंस यू आर इन ट्रेनिंग, तो ऑफिस में ये थोड़ा ना बोलोगे आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स में ये लिखा था इसलिए हमने ये रट्टा मारा है, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे। ऑफिस में तो आप सही आंसर बताओगे ना, एज पर बेयर एक्ट, एज पर बेयर एक्ट, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4, यही तो आंसर दोगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने पूछा था ये भी जून 2023 एग्जाम में आया, जून 2023 एग्जाम में आया। तो अभी बहुत ध्यान से सुनना जो आंसर मैं यहाँ पर समझाऊंगा अभी आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ बायर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट इन अ प्राइवेट कंपनी, क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। एक बायर है जिसने शेयर सर्टिफिकेट खरीदा प्राइवेट कंपनी में, कब खरीदा था, जनवरी 2023 में। उसके बाद उसने वो शेयर सर्टिफिकेट सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड सब कुछ भेज दिया था कंपनी के पास इमीडिएटली, और कंपनी के पास पहुंच भी गया था रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी के दिल्ली। ये सब दिया हुआ है जून 2023 क्वेश्चन पेपर में भी।
बट कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर 6 मंथ्स, कंपनी ने 6 महीने के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब कंपनी ने 6 महीने के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया और अनड्यू डिले हो गया कंपनी के बिहाफ पर। कंपनी ने ना तो हाँ किया ना तो मना किया, कंपनी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रखकर बैठी है, अनड्यू डिले कर रही है। एंड बायर को परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है कि भाई मैंने सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड दे दी, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट की बैक साइड पे मेरा नाम एंटर करो, स्टैंप लगाकर वापस करो, रजिस्टर मेंबर में मेरा नाम एंटर करो। एंड ही लिव्स इन बेंगलुरु। तो सेक्शन 54 56 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी भी कहता है कंपनी शैल गिव द शेयर सर्टिफिकेट बैक टू द बायर विद इन मैक्सिमम 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड। ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ही। तो अब सवाल ये था आपके लिए, सवाल ये था कि इस सिचुएशन में वो बायर क्या करे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या कंपनी को पेनल्टी होगी सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 में 50,000 की पेनल्टी होगी, और साथ में एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी, और साथ में कंप्लेंट जाएगी टू द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 58। प्राइवेट कंपनीज तो 58 सबसेक्शन 3 होता है, पब्लिक कंपनीज तो 58 सबसेक्शन 4 होता है। खैर वहाँ पर डिटेल में जाएंगे। और फिर ऑप्शन 2 थी, क्या फाइन लगेगा कंपनी को विद एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, सबको फाइन लगेगा, और लगेगा तो कितना, और क्रिमिनल कंप्लेंट जाएगी दिल्ली कोर्ट में जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर फाइन लगेगा कंपनी को एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, और उसके साथ साथ क्रिमिनल कंप्लेंट जाएगी बेंगलुरु कोर्ट में जहाँ पर बायर रहता है, या फिर पेनल्टी लगेगी 50,000 की, और कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट दे विल बी लायबल टू पेनल्टी, और साथ में क्रिमिनल कंप्लेंट जाएगी बेंगलुरु कोर्ट में जहाँ बायर रहता है। फिर मैंने कहा था ऑप्शन 5 भी ले लो, एक बेंगलुरु कोर्ट ना होकर दिल्ली, याद है मैंने बोला था। और मैंने ये भी बोला था आप ये भी छोड़ो, ABCDE ये भी छोड़ो, मैंने तो आपको ये भी बोला था अदर देन दिस, और कुछ सोचना तो और कुछ सोच लेना अपना, ये MCQ तो वो स्ट्रिक्टली वाला है नहीं, मतलब और भी कोई ऑप्शन आपके दिमाग में आ रही हो तो आप बता देना, मैंने तो ये भी आपको ऑप्शन दी थी। अब आप लोगों ने A to Z सबने गलत आंसर दिया है, A to Z 100% सबने रॉन्ग आंसर दिया है। एक आंसर कुछ बीच में डाइसी सा है, वो मैं बात करूंगा, लेकिन 99.9% सबने रॉन्ग आंसर दिया है। और मैंने ये भी बोला था कि ये बताना कि फाइन फाइन क्या है। एक्चुअली आंसर इज नन ऑफ दीज। सर ये तो गूगली है, एक्चुअली ज़बरदस्त वाली गूगली है। द आंसर इज नन ऑफ दीज। और मैंने पूछा था कि ये बता देना पेनल्टी, आप लोगों ने अपनी तरफ से बताने की कोशिश भी की है, पेनल्टी होगी सेक्शन 56 सब सेक्शन 6 में लिखा है, 1 मंथ के ऊपर का डिले हो गया, सेक्शन कॉन्ट्रावीन हो गया, बताया आप लोगों ने। कई लोगों ने बोला एनसीएलटी के पास जाएंगे अंडर सेक्शन 58, कुछ लोगों ने बेंगलुरु कोड या दिल्ली कोड भी आंसर दिया हुआ है। देखे मैंने एक एक आंसर पढ़ा, आई हैव रेड ईच एंड एवरी सिंगल आंसर माई सेल्फ, की बच्चों को कहीं कहीं कोई गलत फहमी ना रह जाए। कुछ लोगों ने तो सेक्शन 447 भी गलती से मेंशन कर दिया, फ्रॉड, पता नहीं कहाँ पहुंच गए 447। अरे भाई डिले है, फ्रॉड क्या है इसके अंदर, कहीं सेक्शन 56 में थोड़ा ना रेफर किया है, कहीं सेक्शन 56 में लिखा थोड़ा ना कि फ्रॉड है, और 56 में कहीं 447 को रेफर थोड़े ना किया है। आप अपनी तरफ से मत करो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। तो वो गड़बड़ियां हुई हैं, आंसर मैंने पढ़े हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, ICSI ने यही क्वेश्चन पूछा था, राज है बेंगलुरु में रहता है, जून 2023 एग्जाम की बात हो रही है, और ट्रांसफर डीड कंपनी को दे दी जिसका रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में है। कंपनी ने 6 महीने तक डिले किया, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, बेचारे को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला, रजिस्टर मेंबर में उसका नाम एंटर नहीं हुआ। और उसके बाद सवाल ये पूछा क्या वो क्रिमिनल कोर्ट लॉन्च करेगा, कैन ही लॉन्च द, उसने क्रिमिनल कोर्ट डाल भी दी है बेंगलुरु कोर्ट में। आप डिसाइड करो क्या बेंगलुरु कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू टेक द एक्शन इन द सेड मैटर और नॉट, क्या बेंगलुरु कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये पूछा। प्रिज्यूम दैट द कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी होती तो फिर 2 अक्टूबर 2018 के बाद, ये तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है क्वेश्चन पेपर में, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी होती तो 2 अक्टूबर 2018 के बाद ऑल द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द डीमेट फॉर्म, तो वो तो NSDL CDSL और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीमेट अकाउंट टू डीमेट अकाउंट ट्रांसफर होते हैं सेलर से बायर के, लेकिन कंपनी का कोई रोल ही नहीं होता फिर उस केस में अगर पब्लिक कंपनी होती। प्राइवेट कंपनी है तो हम बात करेंगे, चलो इट इज थ्रू द कंपनी। तो क्या बेंगलुरु कोर्ट कॉम्पिटेंट है टू टेक द एक्शन इन द सेड मैटर, दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। और अब इसके अंदर मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वो ये है कि हम सेक्शन 56 तो रेफर करें पेनल्टी के लिए, सेक्शन 56 सबसेक्शन 6, लेकिन उसके साथ सेक्शन 59 रेफर करें, क्योंकि मामला क्या है 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अगर विद इन 60 डेज होता ना तो NCLT में जाता सेक्शन 58, ये जो गूगली थी ना मैंने जो आपको यहाँ गूगली दी थी 58, ये होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द कंपनी। जिस दिन आपने कंपनी के पास डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाया उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर NCLT में जा सकते हैं, या कंपनी से अगर रिफ्यूजल आया है तो रिफ्यूजल आने के बाद 30 डेज
लेकिन यहाँ तो महीने, कितने महीने हो गए ना, 6 महीने हो गए, यहाँ तो ऑलरेडी 6 महीने हो गए, कंपनी डिडंट रिस्पॉन्ड फॉर 6 मंथ्स। दो तीन स्टूडेंट्स ने तो आंसर में 30 डेज 60 डेज लिखा है, फिर आंसर में ये लिखा है कि गो फॉर ऑप्शन ए, गो फॉर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए लिखा है और फिर कह रहे हैं 30 डेज या 60 डेज के अंदर। अरे भाई 30 डेज 60 डेज खत्म हो गया आपने आंसर में। और कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, किसी ने आंसर लिखा, दूसरे नालायक ने उठाकर कॉपी पेस्ट मार दिया उसी का। ऐसे नालायक होते हैं, अपने आंसर नहीं, किसी एक स्टूडेंट के आंसर देखा, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, उठी उसी को उठाया कॉपी और पेस्ट। भाई ये वाले काम भी किए हुए हैं, यहाँ तक कि पहले वाले की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो दूसरे वाले ने भी स्पेलिंग मिस्टेक सेम टू सेम कर रखी है, वो भी दिख ही रही है। और वेल जो पहले वाले का आंसर है वो तो कॉपी पेस्ट है ही है। एनी हॉज, तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर गूगली जो दी थी वही 58 की दी थी, और कुछ स्टूडेंट्स ने क्लियरली लिखा कि सेक्शन 58 में देर इज 30 डेज 60 डेज टाइम पीरियड, रिफ्यूजल आता है कंपनी का तो उसके बाद 30 डेज में अपील जाती है एनसीएलटी के पास, और अगर अगर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आता तो विद इन 60 डेज जाती है। लेकिन यहाँ पर 59 में अगर एप्लीकेशन डालनी हो एनसीएलटी में, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर, उसके लिए तो कोई टाइम लिमिट लॉ मेकर ने बताया नहीं, तो लिमिटेशन एक्ट लगा देते हैं 3 साल, लिमिटेशन एक्ट 3 years लगा देते हैं उस केस में। तो ये 58 ना होकर बस 59 करते तो आपका आंसर सही आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर होता। सो वेल आई से अभी कहानी ये है कि भाई 59 एनसी सर दिल तोड़ दिया आपने, बिकॉज द टाइम इज मोर देन 60 डेज। तो आंसर वाज नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर वाज, वो भी समझ में आ गया आपको, 56 सबसेक्शन 6 की पेनल्टी प्लस एंड ऑल दैट। अब आईसीएसआई ने क्या आंसर दिया, आईसीएसआई ने आंसर दिया पेनल्टी लगेगी 50,000, और आईसीएसआई ने आंसर दिया ज्यूरिसडिक्शन बाइंडिंग ऑन द कंपनी इज दैट ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, इसलिए बेंगलुरु कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन साथ में हिंट ये दे दिया कि ज्यूरिसडिक्शन उस स्टेट की है जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो क्या दिल्ली कोर्ट में, क्या आईसीएसआई ये कह रहा है कि बेंगलुरु कोर्ट मत जाओ, आईसीएसआई ये कह रहा है दिल्ली कोर्ट जाओ? इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है इनडायरेक्टली, जो मुझे लग रहा है, मतलब बड़ा क्लियर आंसर नहीं दिया कि एनसीएलटी जाना है या कोर्ट जाना है। उन्होंने ये बोला जी कंपनी बायर बेंगलुरु में रहता है, फॉरगेट बेंगलुरु, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है तो ज्यूरिसडिक्शन तो कहाँ पर है, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ज्यूरिसडिक्शन इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी इज दैट ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, सो गो टू, ऐसा लग रहा है इसको पढ़कर कि बेंगलुरु कोर्ट मत जाओ दिल्ली कोर्ट जाओ, इसको पढ़कर ऐसा सा फील आ रहा है, लिखा नहीं क्लियरली दिल्ली कोर्ट जाओ, लेकिन फीलिंग ऐसी सी आ रही है, इंप्रेशन ऐसा सा आ रहा है। सो वेल आई से 50,000 की पेनल्टी ठीक लिखी है, लेकिन कह रहे हैं जी बेंगलुरु कोर्ट मत जाओ, ये भी ठीक है। लेकिन फिर ये कहना कि नहीं ज्यूरिसडिक्शन इज ऑफ द स्टेट, तो भाई क्लियर कट बता दो एनसीएलटी जाना है या नहीं जाना है। तो मेरे हिसाब से ये मतलब अगर अगर ये हिंट दिल्ली कोर्ट का है, तो अगर इफ द हिंट इज ऑफ द दिल्ली कोर्ट कि दिल्ली कोर्ट जाओ, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 436 सबसेक्शन 1 में आप तभी जाते हो दिल्ली कोर्ट में, वो तभी होता अगर मामला क्या होता, अगर मामला होता फाइन, अगर मामला होता जेल तो जाओगे ना कोर्ट, पेनल्टी है 50,000 की पेनल्टी के लिए कोर्ट थोड़ा ना जाओगे। तो आंसर तो क्लियर कट ये होना चाहिए कि अगर मामला पेनल्टी का है तो सेक्शन 454 लगता है, जिसमें पेनल्टी लगाने की पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है, विच इज लाइक आरओसी, आरओसी के ऊपर अपील जाती है तो आरडी में जाती है, रीजनल डायरेक्टर के पास जाती है, सेक्शन 454। तो ये जो भी है मतलब कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है, पेनल्टी लगाने से पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर देता है वो सब कुछ, और आरओसी के ऊपर अपील जाती है तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाती है। अगर आरओसी ने पेनल्टी मतलब जो भी लगाई है, अगर कंपनी को लग रहा है ज़्यादा पेनल्टी लगाई है, कम होनी चाहिए, तो गो एंड फाइल द अपील टू द आरडी, या कंपनी को लगता है पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, गो एंड फाइल द अपील टू द आरडी। तो वो सेक्शन 454 है जो पेनल्टी से डील करता है, जिसमें आरओसी और आरडी दिया हुआ है। एंड देन आई से स्पेशल कोर्ट्स की बात करें तो वो ऑफेंसेस की बात करते हैं, सेक्शन 435 ऑफेंसेस दैट इज फाइन एंड और द इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड देन ऑल ऑफेंसेस, सेक्शन 436 यही बोल रहा है जो भी ऑफेंसेस हैं वो आप स्पेशल कोर्ट में ले जाओ, उस स्पेशल कोर्ट में जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो क्या 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 आईसीएसआई का जो गाइडलाइन आंसर है डायरेक्टली नहीं, क्या इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहा है कि बेंगलुरु कोर्ट तो नहीं जाओ, लेकिन वहां जाओ जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट में जाओ, उस स्टेट के स्पेशल कोर्ट के पास जाओ। क्लियरली मना करना चाहिए ना कि कोर्ट का मैटर नहीं है, कोर्ट का मैटर नहीं है, ये कुछ क्लियरली मना होना चाहिए। और सेक्शन 56 है तो ठीक है, 59 पे भी आता हूँ, सेक्शन 56 है
तो उसमें ऑब्वियसली क्लॉज सी, दैट इज सबसेक्शन 4 क्लॉज सी कहता है 1 मंथ का टाइम मिलेगा कंपनी को बायर का नाम रजिस्टर करने के लिए और शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। और सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 कहता है पेनल्टी है, 50,000 की पेनल्टी है कंपनी के लिए एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए, वो तो आईसीएस ने भी लिखा है अपने उसमें। और फिर एक अब आपको पुराना बता दूं, ओल्ड सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 21 दिसंबर 2020 से पहले, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से पहले, तब यहाँ पर पेनल्टी नहीं थी, तब यहाँ फाइन होता था कंपनी के लिए, फाइन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए भी फाइन। तो वो फाइन वर्ड 2 बार दिख रहा है, कंपनी के लिए भी फाइन और ऑफिसर के लिए भी फाइन। तो ये तो यार 28 सितंबर 2020 से पहले, 28 सितंबर 2020 से पहले, या नोटिफिकेशन वाज डेटेड 28 सितंबर 2020, इफेक्टिव ऑन 21 दिसंबर 2020। तो 21 दिसंबर 2020 पकड़ लो आप, 21 दिसंबर 2020 से पहले होता था फाइन और तब जाते थे कोर्ट। फाइन तो मतलब स्पेशल कोर्ट जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आया होता जून 2020 एग्जाम में आया होता, जब कोरोना शुरू हुआ था, मतलब तब तो एग्जाम ही नहीं हुए थे शायद, दिसंबर 2020 भी पकड़ लो आप, तो तब तक ये अमेंडमेंट इफेक्टिव नहीं हुई थी। अगर दिसंबर 2020 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो मैं कहता चलो ठीक है, स्पेशल कोर्ट में जाओ, फाइन है या जो भी है। लेकिन 21 दिसंबर 2020 को अगर अमेंडमेंट हो ही गई तो जून 2021 एग्जाम में तो पेनल्टी है, और पेनल्टी है तो फिर कोर्ट में नहीं जाना, फिर जून 2021 या उसके बाद जो भी एग्जाम हो रहे हैं फिर तो उसमें तो वेल वन शुड गो टू द वेल एनसीएलटी ओनली। बात किसी भी हालत में मतलब कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फाइन तो रहा नहीं और पेनल्टी है, आरओसी लगाएगा और बाकी सेक्शन 59 में जाएंगे। और हाँ, अगर 60 डेज में होता, विद इन 60 डेज, तो अपील टू द एनसीएलटी इन सेक्शन 58 सबसेक्शन 3। अगर मामला वही 30 डेज 60 डेज में होता तो अपील टू द ट्रिब्यूनल लाइक दैट। और अगर पब्लिक कंपनी होती तो ठीक है, वो 58 सबसेक्शन 4 होता अगर फिजिकल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट होता तो। और 59 है मेनली, तो सेक्शन 59 जो कहता है जहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, 6 मंथ्स है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, 60 डेज से ज़्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ऐड करने में क्या हुआ है, अननेसेसरी डिले हुआ है, अनड्यू डिले हुआ है इन एंटरिंग द नेम इन द रजिस्टर, तो वो पर्सन ही कैन गो एंड well he can file the complaint to the NCLT, he can file the appeal to the NCLT if he is agreed person कि सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 6 महीने हो गए, कंपनी ने अनड्यू डिले कर रखा है, क्या है मतलब अंधेर कर दी है। सो और कंपनी को ऑर्डर दो कि कंपनी मेरा नाम रजिस्टर मेंबर में एंटर करे, और अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आता है तो वेल कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर का क्वेश्चन बनता है और इसके लिए कहीं कोई टाइम लिमिट यहाँ पर बताई नहीं है, तो टाइम लिमिट वी अप्लाई दैट लिमिटेशन एक्ट। इसमें कुछ पुराने डिसाइडेड केसेस भी हैं जब कंपनी लॉ बोर्ड होता था और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करते थे, वो भी हैं एनसीएलटी से पहले। तो अब कहानी मतलब आंसर तो ये होना चाहिए था, आई डोंट नो, मतलब बस इतना लिख दिया कि बेंगलुरु कोर्ट नहीं, और आप सब लोगों का आंसर गलत हो गया। एंड आई टेल यू वन थिंग, आईसीएसआई का ही डॉक्यूमेंट है जिसमें वो स्पेशल कोर्ट और एनसीएलटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें मैटर्स रिलेटेड टू द, ये इधर एनसीएलटी के मैटर, इधर कोर्ट के मैटर, कोर्ट के मैटर्स में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा, एनसीएलटी के मैटर्स में लिखा है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये लड़ाई झगड़े हो तो एनसीएलटी में चले जाओ, मतलब मेनली मेरा तो फोकस ट्रांसफर ऑन सिक्योरिटीज पे ही है। ये ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को लेकर कोई इशू है तो ये इंडिकेटिव मैटर्स हैं, एनसीएलटी के पास जाना चाहिए, कोर्ट में नहीं। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की बात है, एनसीएलटी में जाओ एंड सो ऑन। जो मैटर एनसीएलटी को मार्क कर रखे हैं एनसीएलटी में जाइए, जो स्पेशली जिनके लिए एनसीएलटी बनाया गया, कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए तो एनसीएलटी बनाया गया, दैट इज व्हाई द एनसीएलटी इज देयर। तो और फाइन होता तो हम कहते ऑफेंस है, चलो 21 दिसंबर 2020 से पहले की बात कुछ और थी। आईसीएसआई अपने डॉक्यूमेंट में खुद भी बोल रहा है एनसीएलटी के पास जाओ, मतलब कोर्ट कहाँ से आ रहा है, तो यही वो। और ये आईसीएसआई की वेबसाइट से लिया मैंने, ये मामला अगर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ का है और उसमें आपको कोई इशू आ रहा है, कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, गो टू एनसीएलटी, नॉट टू द कोर्ट। और पब्लिक कंपनी है तो 2 अक्टूबर 2018 को आ गया था, क्वेश्चन पेपर में बताया नहीं ना कि पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी है तो भी द ट्रांसफर विल बी, एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज विल ट्रांसफर द सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म, और अगर फिजिकल फॉर्म में है तो पहले डीमैट में कन्वर्ट करो, फिर डीमैट में कन्वर्ट करने के बाद फिर ट्रांसफर करो। तो ये तो रूल 9A इन प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स पहले ही आ गया था। चलिए अब मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट
मुझे ना ये वाली लाइन कुछ परफेक्ट नहीं लगी और ये आंसर ना बिल्कुल सही नहीं लगा। यहाँ पर सही आंसर ना सही तरीके से लिखना चाहिए कि भाई सेक्शन 59 में जाइए और बेंगलुरु कोर्ट और दिल्ली कोर्ट में मत जाइए, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और फाइन नहीं है ना, पेनल्टी है ना। और आईसीएस से अपने डॉक्यूमेंट में बोल रहे हैं यहाँ पर कि एनसीएलटी में जाओ, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि उस डॉक्यूमेंट को सही मानूं आईसीएस से कि गाइडलाइन आंसर्स को सही मानूं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन सा है इसमें। देन आई विल से, और कन्फ्यूजन क्या है, मतलब मेरे को कन्फ्यूजन नहीं है, मेरे को मालूम है करेक्ट आंसर इज सेक्शन 59 एंड गो एंड फाइल द अपील टू द एनसीएलटी फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर्स। अगर 60 डेज के ऊपर चले गए हैं तो एनसीएलटी में जाइए। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी जून एग्जाम में आया था, जून 23 एग्जाम। देख लो, मतलब आपकी रिवीजन भी होती जा रही है, आपका क्वेश्चन आंसर्स भी होते जा रहे हैं, और जून 23 एग्जाम की रिवीजन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर साथ साथ। रोलर कोस्टर राइड में ऊपर नीचे। हाँ, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट हैविंग, अब ये भी ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ ने गलत। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट हैविंग बिजनेस ऑफ लेंडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स वांट्स टू गिव हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन देना चाहते हैं, लेकिन देना किसको चाहते हैं? पार्ट टाइम डायरेक्टर को देना चाहते हैं। क्या ये फ्रीली अलाउड है, और शेल वी से नॉट अलाउड एट ऑल, और अलाउड इफ द शेयर होल्डर्स पास एसआर, या नन ऑफ अबव? तो इसमें ना मेरे पास ए बी सी में तीनों टाइप के आंसर आए हैं, और कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया है। अब पहले सही आंसर के बारे में बात कर लें, फिर आगे बढ़ें। सही आंसर तो ये है, इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इन 185 सबसेक्शन 1, और 185 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता, 185 सबसेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता। 185 सबसेक्शन 2 एंड 185 सबसेक्शन 3 में जो एक्सेप्शंस हैं, आर एन ए नॉट एप्लीकेबल, वो दोनों तो अप्लाई भी नहीं होते। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 4, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हैप्पी ट्रेवल्स लिमिटेड लोन देना चाहती है, जबकि ये कोई लेंडिंग कंपनी नहीं है, इनका लेंडिंग बिजनेस नहीं है, ट्रेवल कंपनी है, ट्रेवल कंपनी है, और हाउसिंग लोन देना चाहती है 1 करोड़ का। केस स्टडी है, इट इज़ केस स्टडी, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यू में। एक्चुअली इट इज़ अ केस स्टडी, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। तो यही मैं शुरू में बोल रहा था आपको। तो अब इस केस में क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब वही पार्ट टाइम डायरेक्टर को, विच इज़ नॉन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ही इज़ पार्ट टाइम डायरेक्टर एंड राकेश है, और ये एम्प्लॉय नहीं होता। एक चीज़ याद रखना, पार्ट टाइम डायरेक्टर इज़ नॉट एम्प्लॉय। पार्ट टाइम डायरेक्टर साल में 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आया गया, खत्म। वो कोई मंथली सैलरी थोड़ा ना ले रहा है आपसे, वो कोई आपका एम्प्लॉय की तरह थोड़े ना होता है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी गलती से लिखा है कि पार्ट टाइम डायरेक्टर इज एम्प्लॉय। अगर वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है ना, तो एमसीए ने नोटिफिकेशन दिया, उसको होल टाइम डायरेक्टर मान लेते हैं, फिर पार्ट टाइम नहीं मानते, होल टाइम, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं जा रहा मैं अभी। देन आई विल से, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर, बीइंग अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय। 186 में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग गलती से 186 का भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, अभी भी एग्जाम पास है, गड़बड़ नहीं करो। So well, I'll say part-time director है. So well, and 185 subsection 1 is clear. No company shall directly indirectly give the loan to any director. और well, नीचे सबसेक्शन 2 कुछ लोग गलती से लगा रहे हैं कि सर नीचे सबसेक्शन 2 में स्पेशल रेजोल्यूशन दिया हुआ है, और कह रहे हैं जनरल मीटिंग में एसआर पास कर लो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिटेल बता दो तो लोन दे सकते हैं। अरे भाई, सबसेक्शन 2 में पार्ट टाइम डायरेक्टर या डायरेक्टर है ही नहीं। सबसेक्शन 2 में तो बात हो रही है एनी पर्सन इन होम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, और वो एनी पर्सन कौन है? वो एनी पर्सन इज अ कंपनी। एनी पर्सन नेचुरल पर्सन नहीं है, एनी पर्सन पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर उनका रिलेटिव भी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है। एनी पर्सन कौन है? एक कंपनी है जो नीचे दी हुई है। वो कंपनी कौन सी दी हुई है नीचे? सबसेक्शन 2 में, 185 सबसेक्शन 2 में, या तो वो प्राइवेट कंपनी है या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, यही दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पार्ट टाइम डायरेक्टर खुद है ही नहीं सबसेक्शन 2 में। तो कुछ बच्चे सबसेक्शन 2 में आंसर दे रहे हैं कि सर सबसेक्शन 2 में दे देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देकर, और कुछ बच्चे सबसेक्शन 3 में भी आंसर दे रहे हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ सबसेक्शन 2 लगाना ही नहीं है, क्योंकि सबसेक्शन 2 में लोन प्राइवेट कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है बाय पासिंग द एसआर, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लस उस बोरोइंग कंपनी के ऊपर कंडीशन भी है कि वो अपने मेन बिजनेस में उस को पैसे को यूज करेगी। डायरेक्टर को नहीं है। डायरेक्टर की बात सबसेक्शन 1 में हो रही है, और सबसेक्शन 1 में पार्ट टाइम डायरेक्टर बिल्कुल मना है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
और सबसेक्शन 3 में जाते हैं तो वहाँ पर तो बात ही कुछ और हो रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को आप लोन दे रहे हो, वो तो अलग ही कुछ कहानी चल रही है उधर। जिस एंड देन वी आर सेइंग कि अगर आपने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया या होल टाइम डायरेक्टर के लिए तो हो जाएगा। अरे भाई तो फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है ना, एमडी डब्ल्यूटीडी तो मतलब एग्जीक्यूटिव होता है ना, होल टाइम डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़े ना ये लोग, ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए एसआर पास करके दे सकते हो आप उनको, अगर उनके लिए अलग से कोई स्कीम बनाकर अप्रूव कर देते हो बाय पासिंग द एसआर। और नीचे वाला तो फिर कंपनी वो है जिसका काम ही लेंडिंग कंपनी है, वो तो नीचे अलग ही कहानी चल रही है, और हमारी कंपनी तो लेंडिंग कंपनी है नहीं। तो जो हमने तो शुरू से जो बात की थी कि भाई हमारी कंपनी लेंडिंग कंपनी है नहीं, हमारा बिजनेस लेंडिंग बिजनेस है नहीं, पार्ट टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं दे रहे, होल टाइम डायरेक्टर को नहीं दे रहे हैं, तो नॉट अलाउड, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। 185 सबसेक्शन 1 में खत्म, 185 सबसेक्शन 2 में डायरेक्टर को नहीं देते, प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को देते हैं, तो 185(2) मत लगाओ गलती से, और 185(3) बिल्कुल मत लगाओ, एमडी के लिए डब्ल्यूटीडी के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए एसआर पास कर रहे हैं, या उन कंपनीज के लिए जो लेंडिंग कंपनीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देती हैं और वो अपना केस है नहीं यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट बी, और कईयों ने सही आंसर दिया है, कईयों ने सही आंसर भी दिया है, अब विल आई से, और कईयों ने गलत भी दिया है। अब आईसीएसआई की बात करें तो आईसीएसआई ने अपने गाइडलाइन आंसर में गलत आंसर दिया है, और आईसीएसआई अपने गाइडलाइन आंसर में क्या बोल रहा है, पार्ट टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं, 185 सबसेक्शन 2 में एसआर पास कर लो इन द जनरल मीटिंग, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बता दो इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कि प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दो उस प्रपोज लोन का। अब वो सबसेक्शन 2 कह रहे हैं आईसीएसआई या सबसेक्शन 3 कह रहा है, ये भी क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन वो कह रहे हैं एसआर पास कर लो। अब वो सबसेक्शन 2 वाला बोल रहे हैं सबसेक्शन 3, आई डोंट नो, लेकिन गलत है, गलत है, इज रॉन्ग। सेक्शन नंबर कोट ही नहीं किया कि ये वाला एसआर कहाँ पास हो रहा है, तो आईसीएसआई हैज़ गिवन रॉन्ग आंसर हियर इन दिस। और फिर साथ में कह रहे हैं कि राकेश इज नाइदर एमडी नॉर होल टाइम डायरेक्टर, दोनों में से कुछ भी नहीं है, और प्रोविजंस ऑफ 185(1) और 185(2) आर एप्लीकेबल टू इट, ये भी गलत लिखा है। 185 आर एप्लीकेबल, 185(2) इज नॉट एप्लीकेबल, वो तो प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए है, तो वो रमेश के लिए कैसे हो जाएगा, राकेश के लिए कैसे हो जाएगा। Hence, without passing SR in the general meeting, no loan can be given to राकेश। वो मतलब 185 सबसेक्शन 2 ही लगा रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है इसको पढ़कर तो ये एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, और जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। सेकंड पार्ट प्राइवेट कंपनी का है, वो उन्होंने टिक लिया है यहाँ पर, वो आंसर ओके है, तो मैं कहूँगा हाफ आंसर इज रॉन्ग। और आईसीएसआई ने क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो मैं कहूँगा कि 5 नंबर में से फिर क्या बोलें, 2.5 नंबर और 2.5 नंबर, हाँ 2.5 नंबर पब्लिक कंपनी के लिए, 2.5 नंबर प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो आपका आंसर क्या होता, तो चलो मैं कहता हूँ सेकंड हाफ उन्होंने करेक्ट आंसर दिया, फर्स्ट हाफ दे हैव गिवन रॉन्ग आंसर, आंसर गलत दिया है। 2.5 तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, गॉन, बाकी बच गए 2.5। अब उस 2.5 में से कितना दिया जाए, पूरे दे दें या आधा दे दें, हाँ वी शुड गिव हाफ आउट ऑफ 2.5, आंसर पूरा करेक्ट है, 2 दे दें, आई डोंट नो मतलब क्या करना चाहिए। लेकिन साथ में यहाँ पर ये नहीं बताया कि इस प्राइवेट कंपनी ने अपना MGT 7 और AOC 4 ठीक से फाइल कर रखा होगा तो एग्जम्पशन मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट तो बताया नहीं। नोटिफिकेशन बताई 2015 वाली, 2017 वाली नहीं बताई, तो ये पॉइंट मिसिंग है, तो इसका काट लें, 1 नंबर काट लें इसका, तो 2.5 में से 1.5 दे देते हैं, और ऊपर वाले का तो 0 ही हो गया फर्स्ट हाफ का। सेकेंड हाफ का लेट अस गिव 1.5 आउट ऑफ 2.5, क्योंकि जो प्री कंडीशन है वो नहीं बताई कि AOC 4 फाइल किया हो, MGT 7 फाइल किया हो तो ये एग्जम्पशन मिलती है, अदरवाइज ये एग्जम्पशन नहीं मिल पाती। और प्राइवेट कंपनी वाली एग्जम्पशन दी है, खैर फाइनली वो फाइनल आंसर करेक्ट ही है नीचे की, लोन नहीं दे सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी ये एग्जम्पशन अवेल नहीं कर रही है। अब आप पूरा देना चाहो 2.5 में से 2.5 दे दो, मतलब आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट, नीचे वाला आंसर ठीक दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने बोला ना रोलर कोस्टर राइड में नीचे गिराएंगे, उल्टा घुमाएंगे, 360 डिग्री उल्टा लटकाएंगे, फिर सीधा आराम से लैंडिंग करा देंगे। तो ये तो आसान वाले क्वेश्चन दिए, 99% करेक्ट आंसर कि सर AGM अगर आपने स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट के लिए बात करवा भी ली और विदाउट ROC एक्सटेंशन करवा ली तो भी मीटिंग तो वैलिड है। पूरे कंपनी लॉ में कहीं नहीं लिखा कि मीटिंग इनवैलिड होगी। सेक्शन 96 आपने कंप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं,
सेक्शन 96 आपने कॉन्ट्रावीन किया है, लेकिन अगर आपने सेक्शन 96 कॉन्ट्रावीन किया है तो सेक्शन 99 में फाइन पे कर दो आप बस। मीटिंग वैलिड है, रेजोल्यूशन पास किए वैलिड है, फाइन पे कर दो। तो 99% सही आंसर आए हैं और आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने सेक्शन 99 कोट किया है कि सेक्शन 96 कॉन्ट्रावीन करते हैं तो फिर उस केस में फाइन हो जाता है। एंड हाउ मच फाइन? Well, which may extend up to 1 lakh rupees, and in case of the continuing default, further fine 5,000 rupees per day, 5,000 per day till the default continues. So 1 lakh rupees plus this is maximum fine, कम हो सकता है, well this is maximum। और मामला क्योंकि फाइन का है तो ये पेनल्टी नहीं है, फाइन है तो फिर मामला स्पेशल कोर्ट में जाएगा, पेनल्टी होती तो दैट वुड मैटर विद गो टू आरओसी। तो फाइन है, कुछ लोगों ने पेनल्टी लिखा है, वो भी लोग सुधार लें थोड़ा सा, पेनल्टी नहीं है फाइन है। सेक्शन नंबर ठीक लिखा है लेकिन गलती से पेनल्टी लिखा है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 एजीएम करवा रहे हैं शॉर्ट नोटिस पे, तो करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैविंग वोटिंग राइट। तो कईयों ने इसको भी आगे ऐड करके भी आंसर पूरा बताया, सर हैविंग वोटिंग राइट इन दैट एजीएम, हैविंग वोटिंग राइट इन सच एजीएम। So well, I'll say, and this is the language, not less than 95% of the members entitled to vote thereat। जितने लोगों के पास मतलब राइट टू वोट है, टोटल मेंबर्स, और वोट 95% वोटिंग राइट की बात नहीं हो रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव द वोटिंग पावर इन द जनरल मीटिंग इन द एजीएम, उस टोटल नंबर का 95%। तो ये तो सही आंसर दिया आप लोगों ने, एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन 101। तो आई एम हैप्पी, और मैं कहूँगा फाइनली वो घड़ी आ गई है। अगर आपके पांचों आंसर सही हैं तो आपको इंतज़ार होगा ऑब्वियसली कि आपको अवार्ड मिलने वाला है। और कई लोग शायद पहले ही हाथ खड़े कर चुके होंगे, सर गड़बड़ हो चुकी सर, 5 में से 3 सही हैं, 2 सही हैं, 4 सही हैं, 1 गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, पांचों परफेक्ट तो नहीं आ रहे सर। अब इतने सारे आंसर पढ़ने के बाद, और मैं उन आंसर्स को इग्नोर कर रहा हूँ जो मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, जो आपने वीडियो के नीचे चैट में भेजे हैं उन्हीं को कंसीडर कर रहा हूँ। मुझे एक नाम दिखाई दिया, डाइसी सा, मतलब मेरा साथ में क्वेश्चन मार्क है, इसको भी अवार्ड दिया जाए नहीं दिया जाए। मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि आंसर क्या आया, तो उसके हिसाब से दिया जाए। 100 रुपीज़, मैंने सोचा ये था कि 5 विनर होंगे, पाँचों को 100 रुपये मिलेंगे, बट प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइडेड दैट लगाना पड़ रहा है साथ में, प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि साहिल ने पहला आंसर सही दिया, गामा प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिलेटेड पार्टी एज पर 276 सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 4। दूसरे आंसर में पेनल्टी बताई, वही 50,000 की पेनल्टी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, लेकिन आगे ना ये नहीं बताया कंप्लेंट या एप्लीकेशन जाएगी अगेंस्ट द कंपनी फॉर द डिफॉल्ट बाय द कंपनी, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन जाएगी, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट जाएगी, कहाँ जाएगी ये तो बताया नहीं। वही बेंगलुरु कोर्ट में जाएगी, दिल्ली कोर्ट में जाएगी, एनसीएलटी में जाएगी, एनसीएलटी में जाएगी तो सेक्शन 58 में जाएगी या सेक्शन 59 में जाएगी, ये ना कुछ भी नहीं बताया, बस कंप्लेंट जाएगी। लिखने वालों ने गलत आंसर बहुतों ने लिखा, एनसीएलटी में जाएगी सेक्शन 58, एनसीएलटी सेक्शन 58, एनसीएलटी सेक्शन 58। कुछ लिखने वालों ने दिल्ली कोर्ट बेंगलुरु कोर्ट भी लिखा, लेकिन यहाँ तो कुछ बताया नहीं भाई। तो ना तो ये बताया कि एनसीएलटी में जाएगी, ये बताया कि कंप्लेंट जाएगी कंपनी के अगेंस्ट, तो ना तो ये बताया कि एनसीएलटी में जाएगी, ना तो ये बताया कि कोर्ट में जाएगी तो बेंगलुरु कोर्ट में जाएगी या दिल्ली कोर्ट में जाएगी। बी फॉर बेंगलुरु, डी फॉर दिल्ली, मतलब ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ यहाँ पर कि भाई ये आंसर मैंने गोल क्यों फिल इन दी ब्लैंक्स क्यों छोड़ दिया आगे, फिल इन दी ब्लैंक्स को तो पूरा करना था ना। देन नॉट अलाउड एट ऑल, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन फॉर द पार्ट टाइम डायरेक्टर, सही है, एजीएम इज वैलिड। सेक्शन 99 में पेनल्टी होगी, लेकिन पेनल्टी नहीं फाइन होता है, पेनल्टी काट के मैंने फाइन कर दिया है। और बाकी 95% मेंबर्स हैविंग द वोटिंग राइट इज रिक्वायर्ड, मतलब वही 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो ठीक है, दैट इज करेक्ट। 101 का रेफरेंस दिया वो भी सही है। शॉर्ट नोटिस कंसेंट ऑफ 95% मेंबर्स हैविंग द वोटिंग राइट फॉर एजीएम, वो सही दिया है। तो मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों से, साहिल नो प्राइज या साहिल यो यस, तो आप लिख देना साहिल नो या साहिल यस,
चैट में अगर आप लिखना चाहो कि प्राइस देना है या नहीं देना है। और साहिल तुम भी अपना यार, मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास होगा, नहीं होगा तो बता ही देता हूँ, 8448804439। अगर तुम्हें लगता है तुम जेन्युइन हो तो प्राइस मांग लेना, नहीं हो तो फिर एक बढ़िया सा मैसेज लिखकर भेज देना, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। अप्रिशिएट तो मैंने तुम्हें कर ही दिया, इतना टाइम मैंने तुम्हारे ऊपर लगा ही दिया, तुम फेमस तो हो ही गए। सो वेल आई विल से, तो डू यू थिंक दैट यू डिजर्व दिस? इफ यू डिजर्व दिस, आस्क फॉर दिस, आई विल गिव दैट अवार्ड। मतलब अमाउंट बड़ा नहीं है, ईमानदारी बड़ी चीज़ होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मेरे तो दिल में तो वही था, मैं तो आंसर तो सही देता, मेरे दिल में तो वही था सर जो आपने बोला, एनसीएलटी और सेक्शन 59, तो इसलिए मैं आंसर डिजर्व करता हूँ। अगर वो तुम्हें लग रहा है कि यही आंसर था तुम्हारे दिल में, बस आते आते रह गई सर बस, तो फिर आप मांग लेना। और अगर नहीं, उस वक्त जब आंसर लिखा था उस वक्त दिल में ये नहीं था आंसर, तो फिर मत मांगना यार, ईमानदारी दिखाओ फिर। एंड देन आज वाले 5 क्वेश्चंस तो आपको मालूम ही है। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से ले रही है अगर AOC 4 MGD 7 फाइल किया हुआ है, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से ले रही है डिपॉजिट, MGD 4 AOC 4 MGD 7 ठीक से फाइल नहीं किया हुआ, क्रेडिट रेटिंग लेनी है नहीं लेनी है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले रही है या अपने मेंबर से ले रही है? और नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो अपने मेंबर से ले रही है। तो भाई रेटिंग सिंबल लेना है इन द इनिशियल टाइम, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिपॉजिट और नॉट, और रेटिंग सिंबल बाद में क्या, ड्यूरिंग द 3 years टेन्योर ऑफ डिपॉजिट तब भी लेना है, और क्या वो DPT 3 में बाद में भी डालना है। तो और मैंने आपको हिंट दे ही दिए थे वो 4 हिंट, तो चारों हिंट के हिसाब से आंसर दीजिए, बट प्लीज़ डोंट सेंड द आंसर ऑन द व्हाट्सएप में मत भेजो यार। और बाकी हम मिलने वाले हैं, वेट फॉर दिवाली धमाका, एंड वी आर कमिंग बैक, एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप एंजॉइंग, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली ऑल्सो। और माधव सर की भी वेट कीजिए, ही इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर यू टुमारो, एंड आई विल सी यू ऑन दिवाली। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी छोटी दिवाली इन एडवांस, दिवाली वाले दिन तो धमाका करेंगे ही।